नमस्ते दोस्तों। मैं हूं सुभाष सिंघवाल और आप देख रहे हैं रियल टॉक। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम और आपकी लाइफ में मैटर करता है। टॉपिक कहेगा अध्यात्म और ब्रह्मांड के विज्ञान, यानी कॉस्मोलॉजी और यूनिवर्स, ये आपस में कैसे इंटरलिंक होते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का रियल टॉक कॉस्मोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी पे। तो निखिल, शाश्वत जी सर। क्या कहेंगे, कॉस्मोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी होती क्या है और इनका कैसे इंटरलिंक है एक दूसरे से? कॉस्मोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी एक काफी इंटरलिंक सब्जेक्ट है। कॉस्मोलॉजी से ही हम इंसानों का उत्पत्ति हुई है। कॉस्मोलॉजी में होता है ब्रह्मांड, खगोल शास्त्र बोल सकते हैं आप उसको। और जो पूरी साइंस होती है ब्रह्मांड के ओरिजिन से लेके और आज तक की, कैसे ब्रह्मांड बना, ब्रह्मांड में यूनिवर्स बना, उसमें कैसा मैटर है, क्या है, ये सब कॉस्मोलॉजी के अंदर आता है। मेन चीज ये है कि कॉस्मोलॉजी कब स्पिरिचुअलिटी से मिलती है, मीन्स कॉस्मोलॉजी मीन्स साइंस हो गई, और वो कब स्पिरिचुअलिटी से मिलती है, इंटरलिंक किस तरीके से, यही आज का टॉपिक है। तो कॉस्मोलॉजी में ये देखा जाता है सीधा सीधा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर उसमें मैटर क्या है, उसमें डायमेंशंस क्या है। जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट बोल गए, जैसे आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, जिसने टाइम को समझाया कि टाइम एक चौथा आयाम है हमारे यूनिवर्स का। ये केवल एक कल्पना मात्र नहीं है जिससे हम अपना इवेंट देखते हैं, बल्कि ये यूनिवर्स से जुड़ा हुआ एक डायमेंशन है, जिसको हम चौथा डायमेंशन कहते हैं। तो वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, और उसमें बताया गया कि स्पीड ऑफ लाइट की जो प्रकाश की गति होती है वो सबसे तेज होती है यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में सबसे जो तेज चीज है वो प्रकाश है। प्रकाश में लाइट, मैंने हम ये ना समझे कि जो बल्ब है, ये नहीं। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो होती है जो हम देखते हैं, फोटोन्स और उससे बनी होती है। जो भी हम किसी चीज को देखते हैं वो लाइट से देखते हैं, वो एक नेचुरल सब्सटेंस है इस यूनिवर्स में। तो ये सब चीजें जो आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताई हैं, यहाँ से पूरी कॉस्मोलॉजी शेप होती है। बड़े बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट आए, जैसे कार्ल सैगन थे। तो कार्ल सैगन ने भी अपने उसमें बिल्कुल कहा था कि मैं दुनिया में एकमात्र धर्म को देखता हूँ जिसमें पूरी कॉस्मोलॉजी को बताया गया है, वो आपका हिंदू धर्म है। जो कार्ल सैगन थे, बहुत बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट थे, वो उससे बहुत प्रभावित थे हिंदू धर्म से। जैसे इसमें ब्रह्मा जी का बताया गया, ब्रह्मा माने ब्रह्मांड, कैसे विष्णु जी की नाभि से जो है कई ब्रह्मांड निकलते हैं, और वो जो है वो पूरी वही थ्योरी बताते हैं कि कैसे बिग बैंग होता है, जब ब्रह्मांड का जन्म होता है, और लास्ट में बिग क्रंच होता है, बिग ब्रह्मांड फट जाता है। वही विष्णु जी के पूरा बताया गया कि कैसे कई ब्रह्म जी पैदा होते हैं, मीन्स कई ब्रह्मांड बनते हैं। अलग अलग थ्योरी, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति किसी और तरीके से हुई है, और साइंटिफिक अगर हम बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे देखिए साइंटिफिक थ्योरी किसी और तरीके से है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो साइंटिफिक थ्योरी के अनुसार ही, कॉस्मोलॉजी के अनुसार ही हमारे धर्म से मिलता है, जो कार्ल सैगन ने कहा है। जैसे ब्रह्मा जी वाली बात है, तो क्योंकि हमारी बिग बैंग थ्योरी में उसी चीज को मान रही है, तो वहां से वो मीट हो रही है। वो कोई अलग नहीं है कि किसी बाबा ने बोल दिया तो हम उसको मजाक उड़ा, नहीं, वो मिल रही है वहां पे, अगर आप देखें। तो इस तरीके से कॉस्मोलॉजिस्ट थे जो कार्ल सैगन ने इसको कहा कि मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ कि जिसमें कॉस्मोलॉजी के बारे में बिल्कुल बिल्कुल बताया गया है, और वो मिलती है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी मैंने धर्म, जहाँ पे आत्मा ये चीज आ जाती है, वो स्पिरिचुअलिटी होती है। और साइंस मैंने तो बिल्कुल पता है कि जो साइंस होती है, तो ये चीजें ऐसा इस तरीके से मिलती है। चलो, तो जैसे कि अभी शाश्वत भाई ने बोला कॉस्मोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी, तो मेरा मानना तो ये ऐसा कि देखो, जो स्पिरिचुअलिटी है वो मैं कॉस्मोलॉजी से बड़ा मानता हूँ। साइंस से पहले मैं अपनी हिंदुइज्म को मानता हूँ, क्योंकि कई ऐसे हमारे स्ट्रक्चर हैं, या फिर बोले कि जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे वेदास हैं, और जो भी पहले लिखे गए हैं, उनमें कई जगह ऐसा क्या बोले उल्लेख किया गया है जो अभी तक साइंस प्रूव नहीं कर पाई है, या फिर साइंस ने उन चीजों को बाद में डिस्कवर किया है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट और मेन बात है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट बहुत बाद में डिस्कवर हुई, पर अगर हम देखा जाए हमारे वेद में, या फिर हमारे उसमें जैसे हनुमान चालीसा है, उसमें एक श्लोक आता है युग सहस्त्र योजन पर भानु, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट प्रॉपर बताई गई है। जब हनुमान जी, आपको पता होगा एक कहानी है कि हनुमान जी को भूख लगती है, तो वो सूरज को एक मीठा फल समझ के खाने चले जाता है। तो वो जब धरती से सूरज तक जाता है, तो उसकी दूरी इस श्लोक में बताई गई है, युग सहस्त्र योजन पर भानु, जिसमें युग मतलब 12,000 साल, सहस्त्र मतलब 1,000 साल, और योजन पर भानु वो होगा कि 1 मील। तो उसको टोटल करके उतना ही आता है जितना जो अर्थ से लेके सन की डिस्टेंस है। और ये साइंस ने काफी देर बाद बताया है, जो कि हमारे रिलीजन्स में पहले से ही है। और ऐसी कई सारी कहानियां भी हैं जो साइंस बहुत बाद में प्रूव करती है। जैसे हमारे उसमें रामायण में, जैसे उसमें एक पुष्पक विमान का वो रखा है, उसमें व्याख्या है उसकी कि ऐसा वो था। फिर बाद में जब वो देखा गया, उसके ऊपर रिसर्च वगैरह किए गए, तो उसे पाया गया कि वो एक्चुअल में काफी ज्यादा एरोडायनामिक था। और जो कि हम जानते हैं कि साइंस के अकॉर्डिंग तो राइट ब्रदर्स ने एक प्लेन की डिस्कवरी की थी, पर हमारे रीजन में वो देखा जाए वो काफी पहले हो गया है। बिल्कुल सही कहा। मैं भी इस चीज में ये लाइन जोड़ना चाहूंगा कि जैसे आज हमारे पास एआई आ गया, तो एआई हम लोग को क्या हेल्प करके दे रहा है कि जो हम लोग एक इंसान अपने दिमाग से सोचता है, वही हम चीज अपनी टेक्नोलॉजी से या
जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे वही चीज़ हम बना लेते हैं। तो ये चीज़ हम देखेंगे तो हमारी स्पिरिचुअलिटी में भी पहले भी उस टाइम पे यही होता था कि कोई तपस्या करते थे तो कुछ चीज़ चाहते थे तो वो भगवान उनको उसी तरीके की वो चीज़ें दे देता था। ये वो चीज़ हम ये मानेंगे कि कोई अगर कुछ विज्ञान अपनी कोई विद्या लगा रहा है तो उस हिसाब से वो अपने मन की इच्छा के अनुसार वैसे ही मूर्ति बना लेते थे या वैसे ही इंसान या कोई जानवर वैसे बना लेते थे। वही चीज़ आज एआई कर रही है, वही आज की इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उस चीज़ को आगे जोड़ा है। तो हम आज उस चीज़ को देख रहे हैं, जबकि ये चीज़ हमारे हिंदू धर्म में या हमारे अध्यात्म में इतने पहले बन चुकी हैं या आ चुकी हैं। तो बिल्कुल सही कहा है कि हमें स्पिरिचुअलिटी मेरे विचार में भी पहले है, बाद में साइंस है। बिल्कुल सर ने और जैसे निखिल भाई ने बोला कि स्पिरिचुअलिटी पहले है क्योंकि साइंटिस्टों ने खोज बहुत बाद में की है। मैं मानता हूँ 20वीं 19वीं सदी से की है, जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी थी वो 15वीं सदी में थे। तो बिल्कुल सही बोला उन्होंने। देखो लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस हम देखते हैं कि हमारा यूनिवर्स कैसे बनता है। तो एक बिग बैंग थ्योरी आती है। बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ कि एक धमाका हुआ था बहुत बड़ा। तो उससे पहले हम जब कहते हैं कि जब यूनिवर्स बना उसके बाद ही टाइम है, तो कई लोगों का सवाल ये होता है कि बिग बैंग से पहले क्या था। तो जब हमारे दिमाग में सवाल आ रहा है कि उससे पहले क्या था, ये सवाल ही फ्लॉड है। क्यों? क्योंकि सारा टाइम ही वहीं से शुरू हुआ है। तो टाइम का कॉन्सेप्ट उससे पहले है ही नहीं। टाइम हम कह रहे हैं क्या उससे पहले क्या था, ये जो टाइम का क्वेश्चन है। टाइम ही जो है यूनिवर्स का पैदा हुआ, जिसको हम समय कहते हैं। जैसे यूनिवर्स पैदा हुआ तो टाइम पैदा हुआ। तो बिग बैंग जो थ्योरी है उसमें ये हुआ कि बिग बैंग से बहुत सारे ब्लास्ट हुए एक अंधेरे में। मतलब अंधेरा क्या, वो कुछ नहीं है, क्योंकि हम अंधेरा हम किस सेंस से बोलते हैं, जब हम यूनिवर्स बना है उससे पहले कुछ है ही नहीं हमारे लिए। मतलब तो वहाँ वो यूनिवर्स बना, उसके बाद यूनिवर्स बनता गया और वो फैलता गया। और अब वो यूनिवर्स का जो एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब यूनिवर्स का फैलाव हो रहा है, इतनी स्पीड से हो रहा है जो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज हो रहा है। यहाँ पे वो मतलब हम कहते हैं कि फिजिक्स के नियम को तोड़ रहा है। जब कहते हैं फिजिक्स का नियम क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा कुछ तेज नहीं है, लेकिन जो एक्सेलरेशन हो रहा है यूनिवर्स के कुछ क्षेत्रों में वो बहुत ज्यादा तेज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं है कि हम देखें कि गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही है, नहीं। गैलेक्सी जिस स्पेस में है, जो फैब्रिक होता है स्पेस के अंदर, एक चद्दर है स्पेस, ब्लैक जिसको हम देखते हैं, तो वो स्पेस बहुत ज्यादा फैल रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, क्योंकि हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं, तो मिल्की वे गैलेक्सी और जो हमारा लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज होता है, खाली वो बचेगा और कोई भी चीज नहीं बचेगी। वो सब हमसे बहुत दूर जा चुके होंगे, ना हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो अगर हम साइंस की उससे माने तो ऐसे करके एक्सेलरेशन से पूरा यूनिवर्स फैलता जाएगा और एक फैलते फैलते पूरा फट जाएगा और यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। तो ये यूनिवर्स की थ्योरी है अकॉर्डिंग टू साइंस कि बिग बैंग से लेके बिग क्रंच तक, क्रंच में फटना, तो फट जाएगा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। तो ये अकॉर्डिंग टू साइंस है। ठीक है। तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी यूनिवर्स में क्या होती है? देखिए सर, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी दो अननोन चीजें हैं, मतलब हैं, इनको साइंटिस्ट पर लेकिन इनका भी एकदम वो नहीं मिला क्योंकि ये इंटरेक्ट नहीं करते। डार्क मैटर क्या है? एक मैटर है। मैटर क्या होता है? जो तत्व होता है। जैसे हम देखते हैं पार्टिकल जो होते हैं वो मैटर है। तो यूनिवर्स में 85% डार्क मैटर है, 85%। और बचा हुआ मैटर क्या है? जिसमें हमसे अर्थ है, प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं, ये खाली 15% है। 85% डार्क मैटर है, लेकिन वो दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि वो इंटरेक्ट नहीं करता किसी के साथ। क्योंकि कई तरह के मैटर एटम्स होते हैं, तो वो जब इंटरेक्ट करते हैं तो उनको पता चलता है वो, लेकिन इंटरेक्ट ही नहीं करते। जब इंटरेक्ट नहीं करते तो उनमें लाइट नहीं पड़ती और उसमें हमें दिखती नहीं, इसलिए उनको डार्क मैटर बोलते हैं। मतलब डार्क मैटर जो अंधेरा है, काला है। इसका मतलब ये नहीं कि वो काले रंग के हैं, पर इसका मतलब ये है कि वो दिखते नहीं, इसलिए उनको डार्क मैटर कहते हैं। लेकिन वो हैं, उनका इसलिए देखा जाता है क्योंकि वो एक तरह से यूनिवर्स में ग्लू की तरह काम करते हैं। ग्लू मैंने गोंद की तरह काम करते हैं। वो सारी जो गैलेक्सीज हैं उनके बीच में ग्रेविटी बना के रखते हैं, उनको जोड़ के रखते हैं। वहीं उसके अपोजिट डार्क एनर्जी वो चीज है, वो एनर्जी है जिसके कारण जो हमारा यूनिवर्स एक्सेलरेट हो रहा है। मैंने जैसे कहा इससे पहले कि यूनिवर्स का फैलाव हो रहा है, तो जो फैलाव, जो ताकत कर रही है, जो एनर्जी कर रही है, उसको डार्क एनर्जी बोलते हैं। इसको बिल्कुल एक हाइपोथेटिकल एनर्जी है जिसको साइंटिस्ट कहते हैं कि जिसके कारण वो हो रहा है। मतलब क्योंकि फैलाव तो हो रहा है, लेकिन वो जिसके कारण हो रहा है उसको उन्होंने डार्क एनर्जी नाम दिया है। अच्छा, तो ये दो तत्व हैं जिन्होंने बहुत मिस्टीरियस है कि ये चीज क्या है, कुछ पता नहीं चला। हम लोगों ने सुना होगा, आपने भी सुना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अकॉर्डिंग टू कार्डाशेव स्केल, जो रशियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ टाइप्स बताई हैं सिविलाइजेशन की। तो उनमें मेन 3 टाइप की सिविलाइजेशन के टाइप आपको पता होंगी। हाँ सर, ये मैंने भी सुना। उसमें एक्चुअली मेन 3 टाइप की सिविलाइजेशन बताई गई है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अब जो हम अर्थ में लोग रहते हैं, हम टाइप 1 सिविलाइजेशन के अंदर आते हैं, जिसमें क्या होता है, जो सिर्फ उतनी ही एनर्जी यूज करते हैं जितनी उनको मिल रही है नेचुरली। जैसे हम देख सकते हैं पेट्रोल वगैरह, ये हम फॉसिल फ्यूल से यूज करते हैं। सोलर पावर है, हम सोलर एनर्जी से यूज करते हैं, पर हम इनका टोटल फुल यूज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम टाइप 1 में आते हैं। अब जो टाइप 2 सिविलाइजेशन होगी वो कहलाएगी जो अपने इर्द गिर्द के प्लेनेट को
जैसे मून होगा, कोई सन स्टार, जो भी उसके प्लैनेट होगा, उनकी पूरी एनर्जी को यूज कर पाए, मतलब टोटल एनर्जी कंज्यूम कर पाए, वो हो गया। अब जैसे हम हैं अर्थ वाले हैं, तो हम पूरा यूज नहीं करते, हम भी सोलर पावर का थोड़ा सा यूज करते हैं। हवा चल रही है, हमने उसका विंड बनाया, तो विंड का भी हम थोड़ा सा यूज कर पाते हैं, पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए हम टाइप 1 में, जो टाइप 2 की होगी वो पूरी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर पाएगी या फिर उसका पूरा यूज कर पाएगी अपने अर्थ प्लैनेट्स के। अब जो टाइप 3 है, टाइप 3 के अंदर ऐसा होगा कि जो उसको अपने पूरे सोलर सिस्टम का, पूरी जो उसकी मिल्की वे है उसका, या फिर अगर किसी और मिल्की वे का, अब जैसे हमारा मिल्की वे है ना, उनका कुछ और होगा, तो वो उसका पूरा यूज कर पाए, तो वो टाइप 3 के अंदर बिल्कुल आएगी, और हम टाइप 1 के अंदर आते हैं। अब एक चीज है, सभी लोग को पता है कि ब्लैक होल हम लोग सुनते रहते हैं, तो एक्चुअली ब्लैक होल है क्या, और ये बढ़ रहा है कि कांस्टेंट है? जी सर, ब्लैक होल स्पेस टाइम, जिसको हम स्पेस बोलते हैं, उसका एक रीजन होता है। जब कोई स्टार होता है जो हमारे सूरज के मुकाबले 4 से 5 गुना बड़ा स्टार होता है, जो हमारा सूरज उस लायक नहीं कि वो ब्लैक होल बन सके, क्योंकि उसका मास कम है। जो हमारे सूरज के 2 से 4 गुना ज्यादा मास वाला जो कोई स्टार होता है, जब उसकी, क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब स्टार की लाइफ एंड होने वाली होती है, तो उसका जो न्यूक्लियर वो होता है, उसकी जो लाइट होती है वो खत्म होने वाली होती है। तो जब वो इतना बड़ा स्टार जो है जब अपनी ग्रेविटी में कोलैप्स हो जाता है, तो ब्लैक होल बन जाता है। तो उसकी जो पूरी जो ग्रेविटी है, या जो उसका जो मास है, वो एक जगह केंद्रित हो जाता है, मतलब एक जगह इकट्ठा हो जाता है, उसको हम ब्लैक होल बोलते हैं। तो ब्लैक होल की जो ग्रेविटेशनल पावर इतनी ज्यादा होती है कि नॉट इवन अ लाइट तक भी उसको स्केप नहीं कर पाती। मतलब अगर लाइट भी उसको पार नहीं कर पाती, क्योंकि लाइट हर जगह से निकल जाती है, हम देखते हैं यूनिवर्स में सबसे फास्टेस्ट है, लाइट तक को भी वो अपने अंदर ले लेता है। तो एक बार जो लाइट, इसलिए उसको ब्लैक होल बोलते हैं, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती। अगर लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी सर, तो कुछ कलर दिख जाएगा। बिल्कुल, जब लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती तो इसलिए वो ब्लैक होल है। ये इसकी वजह की साइंस है, क्योंकि उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि नॉट इवन अ लाइट भी उसको स्केप नहीं कर पाती। जो भी मास जाएगा उसके अंदर चले जाएगा, और एक बार उसके अंदर चले जाता है तो वो एक सिंगुलरिटी में चले जाता है। जैसे कई सवाल भी आते हैं कि अगर इंसान ब्लैक होल के अंदर चले जाए तो उसका क्या होगा। तो इंसान अगर ब्लैक होल के अंदर चले जाएगा तो उसका जो फोर्स होगा ना, ग्रेविटेशनल पुल होगा, हाँ, वो इतना ज्यादा होगा कि हम एक नूडल की तरह, जब कोई इतना चौड़ा आदमी तो नूडल के बराबर पतला हो जाएगा, इतना खींच जाएगा, उसकी आंत वात सब अलग अलग हो जाएंगी, और एकदम पतला सा होके वहीं अंदर घुस जाएगा, सिंगुलरिटी में खत्म हो जाएगा। इसको हम ब्लैक होल कहते हैं। तो ब्लैक होल के साथ थ्योरियां ये भी जुड़ती हैं कि जैसे ब्लैक होल का जहां एंड होगा वहां से व्हाइट होल होगा, उसके एक हाइपोथेटिकल एक हुआ है, व्हाइट होल, ब्लैक होल जैसे अपने अंदर सारी एनर्जी लेगा तो हमेशा के लिए उसको अपने अंदर रख लेगा, व्हाइट होल उस एनर्जी को बाहर निकालेगा। ये थ्योरी दी जाती है साइंटिस्टों द्वारा। ये थ्योरी क्या बताती है कि ब्लैक होल एक तरह से पोर्टल है दूसरे यूनिवर्स का, मतलब स्पेस में आप कहीं दूसरी जगह पहुंच सकते हो। ये हमारी ब्लैक होल की थ्योरी है। अरे जैसे तुम ब्लैक होल की बात कर रहे हो ना, तो वैसे ब्लैक होल की मैंने एक मूवी देखी थी, इंटरस्टेलर, जैसे उसमें बताया गया था ब्लैक होल, तो उसमें कई साइंटिस्ट या फिर रिसर्चर या फिर न्यूज वाले ऐसा बोलते हैं कि जो क्रिस्टोफर नोलन उसके डायरेक्टर है, तो उन्होंने उसमें जो ब्लैक होल दिखाया है वो काफी सिमिलर है जो रियल ब्लैक होल के, पर उस समय रियल ब्लैक होल की कोई इमेज नहीं थी। बिल्कुल सर, वो काफी देर बाद आई है। तो मतलब इसके पीछे कुछ तुम बता सकते हो कि क्या है? देखिए, क्रिस्टोफर नोलन की जो मूवी आई थी इंटरस्टेलर, 2014 में आई थी, और ब्लैक होल की पहली इमेज ली गई 2022 में, 21-22 में ली गई है पहली इमेज। हाँ, पहली इमेज आज से 2-3 साल पहले ली गई है, इतना मुझे याद है। उससे पहले कोई नहीं था, थ्योरी थी। अरे फैक्ट था कि थ्योरी है, वो रियल है, लेकिन इमेज नहीं थी, मतलब वो कैलकुलेशन थी। हाँ, कैलकुलेशन थी, साइंस सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है। तो जो ये मतलब क्रिस्टोफर नोलन है, उनका दिमाग, मतलब जैसे भाई ने बोला कि उनका जो साइंस फिक्शन का दिमाग चलता है बहुत ज्यादा वो चलता है। उन्होंने इतना था कि उस मूवी में पहले बता भी दिया, जैसे जो उसमें मेन कैरेक्टर रहता है, हीरो रहता है, जब वो ब्लैक होल के अंदर जाता है, ठीक है सर, तो जब वो ब्लैक होल के अंदर जाता है तो वो एक उसके अंदर एक तरह क्यूब टाइप का होता है, टाइम उसमें फंस जाता है, अपने आप को देखता है बिल्कुल। तो उसमें वो 4 डायमेंशन में चले जाता है। तो उसमें क्या हुआ कि क्योंकि वो समय को मैनिपुलेट कर सकता है, उस समय को देख सकता है, उसकी लड़की जो है अपनी लड़की का पास्ट देख रहा है, वो तुमने देखोगा अपना भी पास्ट देखता है, बुक गिराता है, बिल्कुल हाँ। और उसकी जो डॉटर रहती है इस मूवी में, वो उसको भी देखता है, तो अपनी डॉटर को देखता है, उसका अलग अलग मूवमेंट, जैसे कुछ 1 साल का, फिर 2 साल का टाइम को देखता है, वो पास्ट को भी देखता है, फ्यूचर को भी देखता है, लेकिन उसकी लड़की इंटरेक्ट नहीं कर पाती क्योंकि वो तो अपने पास्ट में ही है, वो उसको कैसे देखेगी, वो तो टाइम जी रही है, बिल्कुल। तो यहाँ से एक थ्योरी निकलती है कि ब्लैक होल के अंदर जाके हम किसी टाइम उसमें जा सकते हैं, टाइम को मैनिपुलेट, 4थे डायमेंशन में घुस जाते हैं, क्योंकि हम तो 3D डायमेंशन स्पेस में रहते हैं, वहां जाके हम 4th डायमेंशन में जा सकते हैं। तो ब्लैक होल ऐसा रीजन है। तो ये चीजें ब्लैक होल के बारे में बताई जाती है। ठीक है। तो एक ब्रह्मांड का फैलाव और एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स के इफेक्ट क्या हो सकते हैं? हाँ, तो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स से क्या होगा कि जैसे ब्रह्मांड फैल रहा है पूरा, ब्रह्मांड बने
हमारी गैलेक्सी नहीं है, बल्कि जो बीच में स्पेस होता है, जो खाली स्पेस होता है। ब्रह्मांड वो चीज है जैसे सूरज और अर्थ के बीच में जो ब्लैक एरिया है ना, जो खाली एरिया जगह है, है। हाँ, उसको ही ब्रह्मांड बोलते हैं, मतलब स्पेस बोलते हैं। ब्रह्मांड तो पूरा उसको स्पेस बोलते हैं। तो स्पेस फैल रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं जा रहे हैं इधर उधर, वो स्पेस चद्दर की तरह खींच रहा है। तो जब वो खींच रहा है तो उससे क्या होगा कि जो हम आज जो भी ऑब्जर्वेशन करते हैं कि ये गैलेक्सी है वो गैलेक्सी है, उनका रेड शिफ्ट बढ़ जाएगा। रेड शिफ्ट क्या होता है? डिस्टेंस बढ़ जाएगी। रेड शिफ्ट फिजिक्स में एक पैमाना होता है हाँ, किसी स्पेस दूरी का, बिल्कुल जैसा आपने पढ़ा होगा। हाँ, तो रेड शिफ्ट बढ़ जाएगा। तो लास्ट में क्या होगा कि जितनी भी गैलेक्सीज होती हैं वो एक ग्रुप में रहती हैं, हम क्लस्टर बोलते हैं, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी। बिल्कुल। तो जैसे हमारी जो गैलेक्सी का है लिनियाई का कुछ ऐसा क्लस्टर नाम है, हमारी जो गैलेक्सी का ग्रुप है, इसमें कम से कम कई हजारों गैलेक्सीज होती है, उनका ग्रुप होता है। तो जब इतना फैल जाएगा स्पेस तो खाली हमारे क्लस्टर बचेगा, बाकी जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो सब दूर चले जाएंगे हमसे। लास्ट में ये हो जाएगा और हम अकेले पड़ जाएंगे। और ऐसे करते 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 एक्सपेंशन से जो पूरा यूनिवर्स है ना वो ठंडा हो जाएगा। सीधी सी बात है, जब चीजें इकट्ठी इकट्ठी होगी तो गर्मी होगी, उसके मैटर से, उसकी हीट से, रेडिएशन से गर्म हो जाएगा यूनिवर्स। जब फैल जाएगा तो ठंडा हो जाएगा, और जब ठंडा हो जाएगा तो एक समय फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा, और वहीं से पूरा एक ब्रह्मांड फट जाएगा। तो ये थ्योरी बताती है बिग बैंग से ब्रह्मांड एक पॉइंट से शुरू हुआ और लास्ट में फैलते फैलते जैसे गुब्बारा होता है, जैसे आप गुब्बारा देखते हो, गुब्बारे में हम हवा भरते हैं तो पहले फैलता है फूलता और लास्ट में फट जाता है जब ज्यादा हवा भर देते हैं। वही ये एक्सपेंशन भी है कि जैसे शुरुआत से हुआ लास्ट में फट गया। तो ये थ्योरी बताती है बिग बैंग की और बिग क्रंच की, कि ऐसे करके होगा। तो हम एक्चुअली में देखें तो अभी यूनिवर्स को 14 अरब कुछ बिलियन ईयर हो गए हैं, अभी बहुत टाइम है। उसके बाद हम मतलब एक तरह से लास्ट में भी नहीं है, पर हमने मेन पड़ाव पूरा कर लिया। अर्ली यूनिवर्स में हम बहुत आगे आ चुके हैं, एक तरह से हम लास्ट में ही है, डिक्लाइन ही बोल सकते हैं इसको यूनिवर्स का। ये चीज है सर। अच्छा, तो जैसे इसमें तुमने बोला ना मिल्की वे गैलेक्सी वाला दूर होगा, और जैसे हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ सूरज के उसमें घूमती है, बाकी प्लैनेट्स भी। तो मैंने ऐसा सुना है कि जो मिल्की वे है हमारी गैलेक्सी है वो भी थोड़ा शिफ्ट हो रही है, मतलब एक तरह से। और जो इर्द गिर्द की गैलेक्सी है वो भी शिफ्ट हो रही है। तो मतलब काफी टाइम बाद ऐसा हो सकता है कि दोनों आपस में कोलाइड हो जाए। मैं सुना है उसके ऊपर कुछ। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी पड़ोसी गैलेक्सी है, जो सबसे नजदीकी गैलेक्सी है। वो और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी आज से कई हजार साल बाद साथ मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे, कोलाइड कर जाएंगे। ये बिल्कुल भाई ने सही बोला। क्योंकि दोनों जैसे सोलर सिस्टम हमारा वो घूम रहा है, मतलब अर्थ घूम रही है सन के अराउंड, वैसे धीरे धीरे जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो भी किसी एक्सटेंट में घूम रही है, घूमती है, वो भी घूमती है। उसी उससे बोल रहा हूँ काफी टाइम बाद ऐसा होगा कि दोनों गैलेक्सी कोलाइड हो जाएंगी। अच्छा, इसमें हम मेनली देखते हैं तो ये भी एक रीजन हो सकता है उसका, किसका? जैसे बिग बैंग शुरू हुआ और इस ऐसी वजह से बिग बैंग खत्म भी हो सकता है, सब कुछ कोलाइड हो जाएगा। बिल्कुल होगा, कोलाइड हो जाएगा ना। नहीं, पर कोलाइड जब एंड्रोमेडा हमारा कोलाइड होगा तो उससे कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा। ये चीज समझे, नया बन जाएगा, एक नई गैलेक्सी बन जाएगी ना। आप बिल्कुल एक नई गैलेक्सी बन जाएगी। और फिर जो हम तो दूर तो हो ही चुके हैं बाकी ब्रह्मांड से, लेकिन ये है कि हम एक नई गैलेक्सी बन जाएंगे। और फिर खत्म कैसे होगा? फिर धीरे धीरे करके जो स्टार फॉर्मेशन है, क्योंकि स्टार बनने के लिए जो तत्व आते हैं वो खत्म हो जाएंगे यूनिवर्स में। तो जो भी चीजें पुरानी हो जाएंगी और अपने अपने हिसाब से फट जाएंगी और यूनिवर्स फ्रीज हो जाएगा। ये, लेकिन जो इन्होंने बोला कि जो एंड्रोमेडा जो हमारी गैलेक्सी इकट्ठी हो वो एक गैलेक्सी बन जाएगी। जब वो मिलेंगी तो ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा, पर एक गैलेक्सी बन जाएंगी। क्योंकि हम सूरज के आसपास घूमते हैं, और जो हमारा सूरज है ना वो भी किसी के आसपास घूमता है। वो होता है गैलेक्सी का सेंटर। ये होता है, और उसको कितने अरब साल लगते हैं गैलेक्सी के सेंटर घूमते हैं। और जो गैलेक्सी होती है वो किसके आसपास घूमती है? वो आपस में जो उनका ग्रुप होता है उनका गैलेक्सीज का, उनके साथ मिलकर रहती है। क्यों? ग्रेविटी तक चलता है, पूरा ग्रेविटी का खेल है इस यूनिवर्स में। ये होता है इसमें। जैसे हमें उसमें दिखाया जाता है ना, जैसे हमने बचपन में पढ़ा था, जैसे मान लो ये सूरज है, हमें ऐसे दिखाता है कि अर्थ ऐसे घूमती है, पर मैंने अब उसे थ्योरी बोलूं या क्या, और उसमें ऐसा था कि जबकि ऐसे नहीं घूमती है, वो आगे की दिशा में, जैसे ये है मान लो सूरज है तो अर्थ ऐसे ऐसे घूम रहा है, और बाकी प्लैनेट ऐसे घूम घूम के आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने ये देखा था इसमें कुछ, देखो जैसे हमें मतलब स्कूल में क्या पढ़ा जाता है, पेपर में दिखाया जाता है 2D प्लेन की 2D में दिखाया जाता है। 2D प्लेन में एक सरबराह बता रहे ऐसे घूम रहा है, पर एक्चुअल में जो है वो वैसे नहीं घूम रहा ना, एक डायरेक्शन में घूम तो रहा ही है, ऐसे घूम रहा है, और वो आगे भी बढ़ रहा है, वो डायरेक्शन में जैसे गाड़ी बढ़ती है बिल्कुल उस हिसाब से बढ़ रहा है। वो अपने एक्सिस में रहता है, वहां से घूमता है, ऐसे घूमते वो शिफ्ट हो रहा है, मतलब शिफ्ट हो रहा है, घूमते मतलब जैसे हम घूमते हैं ना, इंसान ऐसे गोल गोल घूमता है, जैसे स्प्रिंग होता है ना, वैसी स्प्रिंग जैसे लट्टू होता है, लट्टू घूम भी रहा है आगे जा रहा है। वो तो उसमें ऐसे ऐसे गोल गोल तो 2D में बताया जाता है। हाँ, वो घूम रहा है और उसके आसपास घूम रहा है, और उसके साथ हमारे प्लेनेट के साथ साथ कौन घूम रहे हैं? सैटेलाइट घूम रहे हैं। जिससे ज्यादा सैटेलाइट जुपिटर के हैं, 63 सैटेलाइट है। हमारा तो एक ही सैटेलाइट है, मून। इस तरीके से कई सैटेलाइट होते हैं, और वो इस पूरे सोलर सिस्टम में घूम रहा है। ऐसे पता नहीं कितने सोलर सिस्टम है पूरे मिल्की वे में।
तो आपस में घूम रहे हैं, सब ग्रेविटी से बाउंड है। और ये सारी गैलेक्सीज आपस में भी ग्रेविटी से बाउंड है, जिसको हम क्लस्टर बोलते हैं। और जो अलग गैलेक्सीज हैं, जिनको अलग ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज हैं, वो हमसे दूर जा रही हैं। क्यों? एक्सपेंशन से। वो एक्सपेंशन हो रहा है उनके बीच में, हम नहीं जाएंगे। अब आप बोलोगे कि सूरज और अर्थ भी दूर जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ग्रेविटी में जुड़े हैं। लेकिन हाँ, जो हमसे ग्रेविटी में नहीं है वो हमसे दूर जाएंगे। तो एक समय में सब अकेले अकेले हो जाएंगे यूनिवर्स में, खाली अंधेरे यूनिवर्स में सब सारी चीजें अकेले हो जाएंगी। वही चीजें इकट्ठी रहेंगी जो ग्रेविटी से जुड़ी हुई है। ये थ्योरी बोलती है साइंस की। देखो शाश्वत भाई, हम इतना कुछ बोल रहे हैं कि गैलेक्सीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसा तुम्हें क्या लगता है एलियंस के बारे में? एलियंस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्योंकि देखो यार, अर्थ है, अर्थ सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है सोलर सिस्टम का, और सोलर सिस्टम कितना बड़ा है। फिर हमारी गैलेक्सी है, फिर तुमने बोला दूसरी गैलेक्सी है। तो मतलब ऐसा कोई प्रूफ है या फिर ऐसा है कि एलियंस है कि नहीं है? क्योंकि देखो ये मानना तो बिल्कुल गलत होगा कि एलियंस है ही नहीं, क्योंकि सिर्फ अर्थ ही एक चीज नहीं है जहाँ पे हैबिचुअल होगा, एनवायरनमेंट होगा। बिल्कुल सर, और भी हो सकता है, क्या पता वहां तक पहुंचे ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या तुम्हें क्या लगता है कि इसके बारे में, एलियंस के बारे में? बिल्कुल, देखो निखिल भाई, बिल्कुल आपने सही बोला। हमारे गैलेक्सी में एस्टीमेट पूरे यूनिवर्स में ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, और हमारे यूनिवर्स को 14 बिलियन साल हो चुके हैं, और हमारी अर्थ को खाली 5 बिलियन साल हुए हैं। इंसानियत, जो हम इंसान है, कुछ 1000 साल हुए हैं साइंस के अनुसार। तो इतने समय जो गैप था यूनिवर्स का, तो हम यूनिवर्स के एकदम बाद में आए हैं। तो हो सकता है कि कई सभ्यताएं आके चली गई हो, बिल्कुल हो सकता है। हम ऐसे नहीं बोल सकते हम अकेले हैं। दूसरी चीज है कि इतने प्लेनेट, अगर हमारे सोलर सिस्टम में देखें तो कई लाख वो स्टार्स हैं, और कई हजार, मतलब कई लाख प्लेनेट से कई हजार स्टार्स हैं। ठीक है सर, और हर स्टार का कहीं ना कहीं हैबिचुअल जोन होगा। हमने कई एक्सोप्लैनेट ढूंढे हैं। एक्सोप्लैनेट माने जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर प्लेनेट है, विद इन हमारी गैलेक्सी में भी और दूसरी गैलेक्सीज में भी। और कईयों के तो हैबिचुअल जो जोन होती है, ना ज्यादा ठंड होती है, जैसे हमारे अर्थ हैबिचुअल जोन में है, ना ज्यादा ठंड है सूरज से, ना ज्यादा गर्मी है। तो उसी में भी ऐसी इन्वायरमेंट में जन्म हो सकता है प्राणियों का। कई हमने ऐसे देखे हैं। लेकिन फिर भी सवाल ये आता है कि यार इतनी बात की हम उनको ढूंढ नहीं पाए। इसके 2 ही 3 रीजन है। थ्योरियां दी जाती है। एक साइंटिस्ट है फर्मी, उनके द्वारा एक फर्मी पैराडॉक्स दिया जाता है। फर्मी पैराडॉक्स ये कहता है कि इसमें मेन 2 चीज हो सकती हैं। या तो वो एलियन सभ्यताएं इतनी विकसित हो चुकी हैं कि आज वो उनको हम पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमसे वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, करना चाहिए। जैसे ये वही बात हो गई कि अमेरिका को जो है किसी गरीब देश में इंटरेस्ट हो, तो वो इतने उन्नत हैं कि वो देखेंगे यार इनकी कोई साइंस नहीं, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, वो हमसे कोई कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहते। या तीसरी चीज ये है कि जैसे मैंने बताया कि एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स हो रहा है, तो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स के कारण जो है, जो अगर किसी ग्रह में कोई अगर होगा भी, किसी गैलेक्सी में कोई एलियन होगा भी, तो एक्सपेंशन कारण दूर जा चुका है, जैसे मैंने कहा। और नेचर से बड़ा कुछ चीज नहीं है, वो इतने दूर जा चुके हैं कि अगर वो हमसे मिलना भी चाहे तो बहुत टाइम लगेगा। दूसरी थ्योरी है। तीसरी थ्योरी है कि हमारी जो एक बहुत बड़ी थ्योरी दी जाती है, ग्रेट फिल्टर थ्योरी। ग्रेट फिल्टर थ्योरी में क्या होता है कि जो नेचर है, मतलब नेचर है, जो प्रकृति है, वो क्या करती है कि किसी भी सभ्यता को इतना विकसित नहीं होने देती कि वो अपनी पूरी दुनिया में, मतलब पूरी ब्रह्मांड में यात्रा कर सके। इस थ्योरी को बोला जाता है। जैसे हमारी मतलब कई ऐसी रुकावटें आती हैं जिससे कि कोई भी सभ्यता उतनी उन्नत ना हो सके, लेकिन हमारी सभ्यता एक लक्ष्य बाई लक्ष्य से इतनी आगे बढ़ गई कि हम स्पेस में देख सकते हैं। इस थ्योरी के अनुसार ये है कि कई ऐसी सभ्यताएं रही होंगी ब्रह्मांड में पहले या अभी होंगी, जो उस लेवल पे आने से पहले खत्म हो जाती हो, या वो उनके खुद के कारनामों से, जैसे हम अपने देखते हैं कि हम अर्थ में न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, इन्वायरमेंट कैटास्ट्रोफ हो सकती है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग का, तो हम खुद ही खत्म हो जाएं। तो ऐसे कई सभ्यताएं रही होंगी और खुद ही खत्म हो गई हो और अब तक हमें मिल ना सकी हो। ऐसा भी हो सकता है कोई हमें ना दिखती हो। बिल्कुल बिल्कुल। स्पेस में जैसे अब लोग जा रहे हैं, सैटेलाइट के थ्रू जाते हैं, तो उन गैलेक्सी में ना दिखती हो, या वो जानबूझ के हमसे छुप रही हो। या दूसरी चीज है कि ऐसा हो सकता है कि वो हमारा वेट कर रही हो कि पहले इनको इतना होने दो, तब हम ये थ्योरी मैंने भी सुनी है, जो भाई ने बोली कि वो पहले हमें अपने बराबर होने दें, क्योंकि हम उनसे बहुत कम हो। जैसे मैंने कहा, वो कहेंगे यार पहले इनको हमारे बराबर विकसित होने दो, तभी हम इनसे इंटरेक्शन करेंगे, वरना कोई नहीं करेंगे। ये भी बोलते हैं एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल। बिल्कुल, एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ वो चीज होती है जो हमारे अर्थ के बाहर किसी भी प्लेनेट में या किसी भी संतक में बोला जाता है। मतलब मून पे क्यों ना, मून पे हो चाहे किसी प्लेनेट पे हो, मतलब स्टार पे हो। कई स्टारों पे तो देखा गया है कि कुछ ऐसे कुछ कीटाणु, मतलब बैक्टीरिया पाए गए हैं। कई अलग तारों पे भी साइंटिस्टों ने खोज करी है, तो वो भी तो लाइफ का ही ले जाएगी। लाइफ केवल इंसानों के तौर पे नहीं कि हम इंसान है, क्योंकि हम लाइफ एक कीड़े के बराबर भी हो सकती है, किसी बड़े कुछ ऐसा कुछ उड़ने वाले गधे भी हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है जो हमारी सोच से परे है, उसको लाइफ कहेंगे। यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो, लाइफ होती है जिसमें प्राण होगा। डायनासोर है तो हम लोग को दिखे नहीं, वो करते हैं ना। बिल्कुल। ये दूसरी चीज ये है कि हमारी लाइफ किससे बनी है। जैसे आपने केमिस्ट्री पढ़ी, भाई ने केमिस्ट्री पढ़ी, कार्बन बेस्ड लाइफ है ना हमारी।
ये हो सकता है कि दूसरे ग्रह में सिलिकॉन बेस्ड लाइफ हो, सिलिकॉन तत्व है जो, अच्छा, हाँ। ठीक है। तो ऐसे कई बोलते हैं कि एक प्लेनेट में, साइंस फिक्शन की कहानी है कि कोई प्लेनेट है, वहाँ के जो एलियन है वो मेटल से बने हैं, लोहे से बने हैं। हाँ। तो ऐसा भी काफी चीजें हो सकती हैं, यूनिवर्स में अपार संभावनाएं हैं, तो इसलिए हमें एलियन नहीं मिल पाते। सबसे मेन चीज है हमारी टेक्नोलॉजी इतनी उन्नति नहीं है कि हम वो कर पाए। अगर हम आज के जमाने में स्पीड कोई हम सोलर प्रूफ भेजते हैं, जैसे नेपच्यून ने भेजा था, तो 12 साल में पहुंचता है, इतनी स्पीड से, नासा द्वारा। तो इतना मतलब हमारे सोलर सिस्टम में 12 साल में पहुंच रहा है। हमारे सोलर सिस्टम में गैलेक्सी में कब पहुंचेगा? पहुंचेगा भी नहीं। बिल्कुल। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से अपनी मिल्की वे गैलेक्सी क्रॉस करेंगे तो 25,000 साल लगेंगे, ये फैक्ट है। तो दूसरी गैलेक्सी में जाना तो छोड़ ही दो आप। तो और अगर हम अपने नजदीक सन में, और जैसे हमारा जो सन के अलावा जो नजदीक तारा है प्रोक्सिमा सेंटोरी, वहां पहुंचने में 4 साल लगते हैं लाइट को। मतलब 4 साल पुरानी लाइट हमें दिखती है वहां की, तो लाइट को भी 4 साल लगते हैं। लाइट की स्पीड से ज्यादा कोई स्पीड होती नहीं, आपको पता है। तो ये बाधाएं हैं हम इंसानों के लिए। और सबसे बड़ी मैं इसमें स्पिरिचुअलिटी जोड़ूंगा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के भगवान ने हमें इतना उन्नत बनने नहीं दिया कि हम वहां पहुंचे। अगर हम ऐसे करते पहुंच जाएंगे तो हम एक दिन भगवान तक पहुंच जाएंगे। भाई बात सही है नहीं है? हम इतना उन्नत कर देंगे कि हम यूनिवर्स में मैनिपुलेशन कर ले, तो भगवान ने हमारी औकात ही नहीं बनाई इतनी कि भाई तुम इतना तक पहुंच जाओ। हमें इस 3 डायमेंशन में दुनिया बांध दिया, यही अपना भोग करो, यहीं से निकल जाओ। तो क्या पता ऐसा ये भी चीज है, वो एलियन हो, जैसे एंशिएंट एलियन बोलते हैं। हाँ। ये भी हो सकता है कि भगवान ही कोई एलियन हमसे ज्यादा, क्योंकि देखो सब कुछ उनके पास है। हाँ, टाइम देखने की, मैनिपुलेट करने के लिए, सब कुछ। 5% फ्यूचर, बिल्कुल। तो वही हमारी हाई। हाँ, ये तो बोला जाता है कि एलियन ही जो एलियन है हमको बनाया, पर ताकि हम अपने उनसे नीचे रहे, हम उनसे आगे न बढ़। अच्छा, इसका मैं सबसे अच्छा उदाहरण दूंगा आपको। आपने पिरामिड्स देखे होंगे इजिप्ट में। हाँ, इजिप्ट में हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो कहते हैं कि इजिप्ट का पिरामिड का जो ऊपर का जो चोंच होता है ना, मतलब जो ऐसे नहीं होता, जो पैंडा सा होता है जो, तो वो जो कोनिकल शेप है, उसका जो अलाइनमेंट जाता है ओरियन कॉन्स्टेलेशन है, नक्षत्र है। हाँ, तारों में कनेक्ट करता है। हाँ, आपने सुना होगा। तो उस तारों में आता है। तो कोई कहता है कि उस समय आप लगा लो टेक्नोलॉजी कैसे आई, इतने बड़े बड़े ब्लॉक उन्होंने कैसे पहुंचा मजदूरों ने। उस टेक्नोलॉजी थी नहीं, आज से 5,000 साल पहले की बात है। और उनके स्क्रिप्चर में ऐसे दिखाया भी गया कि कोई ऐसा ह्यूमन है, हाँ, जो इंसानों से ऐसा करवा रहा है। उसका फेस क्या है? आधा जानवर है, जो कुत्ते जैसा होता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्ली जैसा हो गया। तो उसकी उसमें भी ऐसी सभ्यता है, वो कैट को ज्यादा उनकी उसमें, क्योंकि ऐसी फिगर है जैसे जो नीचे से तो ह्यूमन है, तो ऊपर से कैट लाइक है, और वो फिगर क्या कर रहा है? उनसे काम करवा रहा है। तो ऐसा बोलते कि ये कौन था, कि उसमें साफ साफ दिखाया गया कि ये बंदा हमसे काम करवा रहा है, बताया गया है। तो ऐसा हो सकता है कि क्या पता वो समय आए हो यहाँ, और उन्होंने हमसे काम, मतलब उनका कुछ हमसे काम पड़ा हो, उन्होंने हमसे अपना काम निकलवा के कर दिया। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो हम बोले एलियंस वगैरह, जो हमसे काफी ज्यादा हायर हो, वो हमें ऐसा सिखा के चले गए, या फिर कुछ छोड़ के चले गए कि चलो इनको सिखा दिया, अब कभी ना कभी ये हमारे यूज में आएंगे। जब उनके, या फिर उनके टाइम पे ऐसा हो सकता है उन्होंने सिखा दिया, पिरामिड बना दिया, ये बना दिया, क्या पता कुछ चीजें हो उनके लिए। हाँ, उनकी ही मदद करे। जब उनकी सोसाइटी या फिर उनकी यूनिवर्स खत्म होने वाला होगा, तब वो यहाँ आके उन चीजों का यूज करेंगे। और वो चीज हमें अभी तक आता नहीं, क्योंकि हम इतने होशियार नहीं हुए, इतने इंटेलिजेंट ना हुए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बोली। बहुत सी चीज में संभावनाएं है, और आज ही हम उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं कि भाई क्या है। जब कितना बड़ा स्पेस हम देख रहे हैं, लेकिन हम स्पेस को नहीं बता पा रहे कि भाई क्या है। ये सबसे बड़ी चीज है जो भाई ने बिल्कुल सही बोली। तो आज हमने जिन 2 टॉपिक पे बात करी, कॉस्मोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी पे, तो ये दोनों टॉपिक पे काफ़ी कुछ जानने को मुझे भी मिला। कुछ चीज़ें मुझे भी मालूम नहीं, साथ कुछ और लोग, आप लोग भी होंगे जिनको कुछ नई सीखने को मिले होंगे, कुछ नए टॉपिक जानने को मिले होंगे। तो अगर आपको लगता है कि इसी तरीके के जनरल टॉपिक्स पे हम बात करें, कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि अगला जो हम रियल टॉक पॉडकास्ट लाएँ तो किस टॉपिक पे लेके आएँ। और कोई नए अगर आप हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोग के सपोर्ट से ही हम लोग को एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा, और उससे क्या हम नई टॉपिक पे आपके बीच में लाते रहेंगे और बात करते रहेंगे। आज का पॉडकास्ट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।